सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं मजम्मत करूंगी श्रीलंका में होने वाले सानहे की। ईस्टर का मौका और श्रीलंका में मुख्तलिफ गिरजाघरों और होटल्स में 8 बम धमाके हुए। नतीजा निकला कि 200 से ज़ायद अफराद लुकमा अजल बन गए। नाज़रीन, दहशतगर्दी की अगर मैं बात करूँ तो दहशतगर्दी का ना कोई मज़हब होता है, ना कोई मुल्क और ना ही कोई कौमियत। इंसान का कत्ल जहाँ भी होगा, कोई इंसान जो इंसानियत रखता होगा उसकी मजम्मत ही करेगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक अरसे तक दहशतगर्दी का शिकार रहा है और इसलिए हम बाहैसियत एक कौम श्रीलंका के अवाम का ना सिर्फ दुख अच्छी तरह से समझते हैं बल्कि हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। हम ये जानते हैं कि अपने प्यारों को खोने का गम आखिर होता क्या है। हम ये जानते हैं कि ईद के दिन अपनों की लाशें उठाने की तकलीफ़ आखिर होती क्या है। हम ये भी बाखूबी जानते हैं और समझते हैं कि मस्जिदों में हमारा कोई अपना नमाज़ पढ़ने जाए और वापस उसका जनाजा आए जिसे शनाख्त करना भी मुमकिन ना हो, मुश्किल हो जाए, उस वक्त क्या महसूस होता होगा। हमें ये भी मालूम है कि हमारे अजीज़ बाज़ार सामान लेने जाएं और किसी धमाके की नज़र हो जाएं तो दिल कैसे खून के आंसू रोता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे बच्चे जिन्हें हम तैयार करके स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए और वो बच्चे वापस यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि कफन में लिपटे हुए आएँ तो एक माँ का, एक बाप का क्या हाल होता होगा। इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म से भी श्रीलंका में होने वाली दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि किसी भी गलत इक़दाम की, गलत फ़ेल की या गलत अमल की या फिर गलत बयान के ख़िलाफ़ अगर कम अज़ कम कुछ किया जा सकता है तो वो मजम्मत ज़रूर है। और मजम्मत सही वाली मजम्मत, वो मजम्मत नहीं जो सियासतदान आते हैं करके चले जाते हैं, इसका मतलब भी उनको नहीं मालूम। अच्छा नाज़रीन, मजम्मत क्यों की जाती है? आपने कभी सोचा मजम्मत आखिर की क्यों जाती है? मजम्मत इसलिए कि जिससे कोई ऐसा अमल सरजद हुआ हो जो इखलाकी तौर पर, समाजी तौर पर या सियासी तौर पर कह लें, मुआशी तौर पर कह लें गलत हो, जिससे कोई ऐसा अमल सरजद हो जो इखलाकी तौर पे, समाजी तौर पे, सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे गलत हो, तो फिर उसको एहसास दिलाया जा सके। हमारे जमहूरी मुल्क पाकिस्तान में इख्तलाफ राय, जमहूरियत का अगर कहा जाए हुस्न कहलाता है, तो आप अग्री करेंगे। हर मुल्क में कहलाता है जमहूरियत का हुस्न अगर आप इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन एक पढ़े लिखे तरीके से, क्योंकि जमहूरियत आज़ादी राय का ही नाम है, आज़ादी इज़हार राय का नाम है जमहूरियत। अपोजिशन की तनकीद बर्दाश्त करने का नाम है जमहूरियत, या फिर जमहूरियत जवाब देने का नाम है जमहूरियत, सबको साथ लेकर चलने का नाम है जमहूरियत, कानून का नाम है जमहूरियत, दस्तूर का नाम है जमहूरियत, इस मुल्क की बका है, जमहूरियत ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है। जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी जमहूरियत, कैसी डेमोक्रेसी? क्या ये जमहूरियत जो पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, जिसमें जमहूरियत के नाम पर कभी हमें मियाँ नवाज शरीफ मिले, कभी उनके निके पर आजी शहबाज शरीफ साहब मिले, फिर उनकी औलादें मिली, या फिर जमहूरियत के नाम पर आसिफ अली जरदारी मिले, या फिर उनकी औलादें अब नज़र आ रही हैं जो भरपूर तनकीद करती हैं। क्या ये दो ख़ानदान जमहूरियत के अलम बरदार हैं? ये एक अलग बहस है जिसमें मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम भी नाकाफ़ी होगा, बहुत बोला जा सकता है। हमारे जमहूरी मुल्क में क्योंकि जमहूरी अवामी नुमाइंदों को अपनी बात कहने का पूरा हक़ है, इख्तलाफ रखने का भी पूरा हक़ है, तो वो इस हक़ का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाजरीन, लेकिन जमहूरियत में भरपूर मुखालिफिन पर भरपूर तनकीद की जाती है। लेकिन जमहूरियत में तनकीद का मतलब होता क्या है? तनकीद होती क्यों है? तनकीद का मकसद क्या होता है? तनकीद बराए इस्लाह होती है और एक होती है तनकीद बराए तनकीद। हम कैसे तनकीद करते हैं? क्या हम इस्लाह करने के लिए तनकीद करते हैं? ये जो सियासी मुखालिफ हैं एक दूसरे के, उनकी बात कर रही हूँ, या फिर तनकीद की आड़ में किसी पर ज़ाती हमले करते हैं, पर्सनल ग्रज निकालते हैं? क्या तनकीद का मतलब किसी पर इल्ज़ाम तराशी? क्या तनकीद का मतलब किसी की ज़ात को निशाना बनाना है? जो लोग ख़ुद को अवामी नुमाइंदा कहलवाना पसंद करते हैं, उनको तनकीद करते वक्त इस बात का ख्याल आखिर क्यों नहीं रहता
कि वो इस पार्लिमान का हिस्सा हैं जिसे वो मुकद्दस पार्लिमान कहते हैं, जिस पार्लिमान में बैठकर वो आवाम के मसाइल हल करने के दावे करते हैं। वो ये बात क्यों नहीं समझते कि वो बात करते हैं तो अपने हलके की, अपने ओहदे की, अपनी जिम्मेदारी की, अपनी नुमाइंदगी करते हैं। उनको ये एहसास आखिर क्यों नहीं होता कि उनकी बात पूरी कौम सुनती है। सबका इंटरेस्ट होना चाहिए ना उनकी बात में, ना सिर्फ उनका। इतने मीन, इतने सेल्फिश, इतने खुदगर्ज, उनको एहसास क्यों नहीं होता कि जिस सियासी जमात से उनका ताल्लुक होता है उनकी गैर मयारी बातें उस जमात के लिए भी नुकसानदेह साबित होंगी। और फिर वो जमात जो ये दावा करती है कि उसकी जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, वो जमात जो ये क्रेडिट लेती है कि उसने इस मुल्क को मुत्तफ़िका आइन दिया, इसके साथ साथ वो जमात जो ख़ुद को एक महज़्ज़ब सियासी जमात कहती है, वो जमात जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, जो कि ख़ुद एक ठंडे में बा-इख़लाक़ और बाशऊर शख्स कह दूँ तो आप अग्री करेंगे, वो जमात जिसका नाम पीपल्स पार्टी है। जी हाँ, उसी जमात के एक रहनुमा जिनका नाम है किसी तारुफ के मोहताज ने, आए दिन टीवी पे आप देखते हैं, सईद गनी साहब। अपनी ही जमात के लिए ये सईद गनी साहब, जिनका मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी, फिर बाद में इनको बताएंगे कि भाई साहब कैसे चलेगा और ऐसे तो नहीं चलेगा। ये खुद अपनी जमात के लिए बाइस शर्मिंदगी बन रहे हैं अपने ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो के फलसफे की, नजरियात की। ये सईद गनी साहब, ये भाई साहब नफ़ी करें खुलेआम, नहीं यकीन आ रहा। देख लीजिए रजा, पहला क्लिप चलाइएगा सईद गनी का। सईद गनी साहब, आपका ये बयान देखने के बाद तो अब बिलावल ही आपको कहेंगे कि आ गया मेरा शेरू, या शायद बिलावल ये भी कह दें कि मेरे शेरू ने तो मुझे ही शर्मिंदा करवा दिया। मैं बात करता हूँ शाइस्तगी से, ऐसा बिलावल कहते होंगे ना। मैं शेरू, किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? मेरे शेरू हो के तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि मुझे शर्मिंदा करवा रहे हो। मैं गैर पार्लिमानी ज़बान, गैर इखलाकी ज़बान के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। और मेरा शेरू यानी सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरी सियासी जमात की धज्जियाँ उड़ा रहा है, हमारी जमात की कुर्बानियों का मजाक उड़ा रहा है अललान। सईद गनी साहब, मुखालिफत और इख्तलाफ का भी कोई मयार होता है। आप नवाज शरीफ साहब की जमात से ताल्लुक़ रखते हो तो बात समझ में फिर भी आ जाए कि आपकी सियासी तरबियत हुई है इसी अंदाज में, क्योंकि मियाँ साहब ने सियासत का आगाज़ कैसे किया था याद है नाज़रीन आपको? इसी अंदाज से किया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी की थी खुलकर, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वो गद्दार कहते थे। लेकिन आप ये भूल गए हैं कि आप शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। सईद गनी साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपको कौन शाबाश देगा? अब ज़रा ये सोचिए कि कौन कहेगा कि वाह शेरू वाह, क्या कमाल करके आ रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर इमरान खान साहब के 4 शेरू हैं तो बिलावल का 1 शेरू ही उन पर भारी है। क्या आप भी शाम को बिलावल भुट्टो की थपकी का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या मयार है आपकी सियासत का? क्या डिफरेंस है ये बता दें कि आप जब जिन पे तनकीद करते हैं उनमें चले मान लेते हैं आप सच कह रहे हैं, फिर उनमें और आप में क्या फ़र्क हुआ? इमरान खान साहब से आपको लाख इख्तलाफात सही, लेकिन वो मुल्क के वज़ीरे आज़म हैं। कितना बड़ा ओहदा होता है आपको पता है, जिन पर आप ज़ाती हमले करते हैं। फवाद चौधरी और फ़याज़ुल हसन चौहान की बात आपने की। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब याद है ना नाज़रीन आपको, पंजाब के वज़ीर थे और क्या हुआ था? इस्तीफ़ा देना पड़ा। अपने बयान के फ़ौरी बाद उन्हें हटा दिया गया। फ़र्क समझ आया सईद गनी साहब? लेकिन मैं बिलावल भुट्टो साहब से आज इस प्लेटफॉर्म से ये क्लिप दिखाने के बाद ज़रूर मुतालिबा करती हूँ कि बिलावल साहब, सियासी जमात का फ़लसफ़ा, आपकी पीपल्स पार्टी का नज़रिया अगर आज भी वही है जो माजी में आपके नाना ने सेट किया था, आपकी वालिदा ने उस पर अमल किया था प्रैक्टिकली, तो सईद गनी साहब के इस बयान की कम अज़ कम मुज़म्मत ही कर दें। पार्टी से ना निकालें, बयान की मुज़म्मत कर दें, क्योंकि किसी गलत बयान के ख़िलाफ़ जो कम से कम किया जा सकता है, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि वो क्या होता है नाज़रीन? मुज़म्मत होती है, और सही वाली मुज़म्मत, ये इनकी झूठी वाली एक्टिंग वाली मुज़म्मत नहीं। बिलावल साहब, अपनी जमात पर वो इल्ज़ामात ना लगने दें आप जो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे पर लगाती हैं। जब इमदाद पताफ़ी ने नुसरत सहर अब्बासी से सिंध असम्बली में बिलो दी बेल्ट बात की थी तो पीपल्स पार्टी ने क्या किया था आपको याद है? उस पर भरपूर एक्शन लिया। सईद गनी साहब जिस किस्म की अभी बातें कर रहे थे, क्लिप में आपने सुना नाजरीन,
ये कोई समझदार, मैं आपसे पूछती हूँ, कोई समझदार, कोई तमीज़दार सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला कारकुन कर सकता है? ज़रा दिल पे हाथ रखिए और बताइए। सियासत में इख्तलाफात होते हैं, एहतजाज भी होता है, एक दूसरे की बात से आप डिसएग्री करते हैं, लेकिन सबका एक दायरा कार होता है, कुछ लिमिट्स होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं। आज हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है और तनकीद वो लोग कर रहे हैं जो खुद 10-10 साल डिकेड पता ना क्या होता है, हुकूमत करके जा चुके हैं। ना सिर्फ हुकूमत करके जा चुके हैं बल्कि बद्दुआएं समेट कर लेकर गए। अभी तक लोग उनको बद्दुआएं देते हैं झोलियां उठा उठा के। पीपल्स पार्टी के ही एक और रहनुमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े सीजन पॉलिटिशियन कह दूँ तो गलत नहीं होगा, वो भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा बनाते हैं। टीवी पे अक्सर आपको नज़र आते होंगे, लेकिन बहुत नफीस लहजे में, जो इस बात की अक्कासी करता है कि उनका ताल्लुक वाकई भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी से है। देखिए ज़रा मौला बख्श टांडियो साहब का एक क्लिप। मेरे ख्याल से मुल्क में, हमने शायद नाज़रीन अब गौर से सुनिएगा, करेंगे मेरी एक एक बात से, मुल्क में शायद आपने या मैंने खैर अपने होश में पहली बार देखा कि महज 9 माह की मुद्दत में काबीना में बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिली हैं। वरना हमारे मुल्क की तारीख आप ज़रा याद करें, हमारे मुल्क की तारीख क्या रही है कि हुक्मरान ताहयात कुर्सी से चिमटे रहना चाहते हैं। हुक्मरान चाहते हैं कि उनसे कोई सवाल किया ही ना जाए। बस मुल्क में तरक्की उस वक्त ही मुमकिन होगी जब इक़्तिदार उनके पास हमेशा ताहयात चिपका रहे। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उनसे किसी ने सवाल कर लिया कि मुल्क को मुकम्मल तौर पर तरक्की की जानिब कब गामजन किया जाएगा, कब गामजन आप करेंगे मियाँ साहब? नवाज शरीफ साहब ने जवाब दिया कि हमें 15 से 20 साल दे दें, मुल्क ठीक कर देंगे, परफेक्ट कर देंगे। ये उस वक्त की बात है नाजरीन जब नवाज शरीफ साहब तीसरी बार वज़ीर आज़म बने थे। तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर ये बातें करें। तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद नवाज शरीफ साहब का कहना क्या था कि मुल्क ठीक करने के लिए मज़ीद 15 से 20 साल दे दें। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि नवाज शरीफ मज़ीद 3 से 4 बार वज़ीर आज़म बनते, तब जाकर अवाम की हालत शायद कह रही हूँ तब्दील होती। और इस शायद पे भी मुझे बड़ा शक है। जिस मुल्क में मुल्क का वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर ताहयात बैठे रहने का ख्वाहिशमंद हो, उस मुल्क में किसी हुकूमत की काबीना में 9 माह के अंदर बड़ी तब्दीली करना क्या किसी मौजज़े से कम नहीं है? बिल्कुल ये एक मौजज़ा है कि आज जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने अपनी गलती तो मानी। पहली बात है गलती तो माने, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा वज़ीर आज़म ऐसा है, जो अभी हमारा सिटिंग वज़ीर आज़म है वो ऐसा है कि उसने अपने सबसे पसंदीदा खिलाड़ी को परफॉर्म ना करने की वजह से टीम से बाहर कर दिया, आउट कर दिया, पवेलियन की राह दिखा दी। क्या हम सोच सकते थे कि इसाक डार साहब को कोई निकाल दे? नून लीग की हुकूमत और इसाक डार साहब को मियाँ साहब का, मियाँ नवाज शरीफ साहब बस आपको निकाल दिया। 15-20 साल तक नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहते तो 15-20 साल तक ही इसाक डार साहब हमारे ख़जाना को चिपके रहते और कहते मुझे खबरदार हटाया वरना निज़ाम को ख़तरा हो जाता। अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ आ जाते। ये ऐसे लोग हैं, उन्होंने अपने समधी के ख़िलाफ़ आ जाना था मैदान में। मैं आपको बता रही हूँ 15-20 साल तक नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहते तो सोचें ज़रा, 15-20 साल तक शहबाज शरीफ पंजाब को चिपके रहते बतौर वज़ीर आला पंजाब। 15-20 साल तक जरदारी साहब, सोचें ज़रा, अगर सदर पाकिस्तान रहते, नाजरीन, जरदारी साहब अगर 15-20 साल तक सदर पाकिस्तान रहते तो 15-20 साल तक वज़ीर आज़म या तो यूसुफ रज़ा गिलानी होते अगर उनको अदालत नाअहल ना करती। फिर अगली ऑप्शन क्या होती जी? राजा परवेज़ अशरफ होते, जिनको राजा रेंटल कहा जाता है। राजा साहब याद है ना आपको, अगर आप देख रहे हैं तो। और ये बेचारे छोड़ देते हैं। 15-20 साल तक हुकूमत अगर नवाज शरीफ साहब के पास होती या जरदारी साहब के पास होती तो चेयरमैन कश्मीर कमेटी कौन होता? मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिन्हें हमारे सिटिंग वज़ीर आज़म क्या कहते थे? डीजल कहते थे। मैं नहीं कहती, इमरान खान साहब कहते थे। आज अगर हमारा वज़ीर आज़म कारकर्दगी ना दिखाने वाले वज़ीरों को तब्दील कर रहा है, एक बेहतरीन पैगाम क्या नहीं है नाजरीन? कौम के लिए बेहतरीन पैगाम है, वज़ीरों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन पैगाम है। कौम के लिए पैगाम ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की नज़र में चापलूसी करने वालों की, पर्ची पर आने वालों की, रिश्तेदारों की, अजीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। चुटकियों में फारिग कर देंगे खान साहब अगर कोई मेरिट पे नहीं होगा। इसलिए जिस वज़ीर को वज़ारत दी जाए उसका फ़र्ज़ है कि अपनी वज़ारत से मुकम्मल तौर पर लॉयल रहे, सिंसियर रहे और संजीदगी से काम करे। और कौम के लिए भी एक पैगाम है,
कौम के लिए क्या पैगाम है? कौम के लिए पैगाम ये है कि कौम ये याद रखे कि अगर कोई वजीर कौम के लिए, मुल्क के लिए फ़ायदा मंद साबित ना हुआ तो उसे काबीना में रहने का कोई हक नहीं होगा। कौम से झूठ नहीं बोला मौला बख्श आंडियो साहब, आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। कौम को ये यकीन दिलाया है कि वजीरों को वजारत अय्याशी के लिए नहीं मिलती, काम करने के लिए मिलती है। जिस सिस्टम को आप गिराने की धमकी देते हो, सिस्टम को ठीक करने के लिए मिलती है, पाकिस्तान को ठीक करने के लिए मिलती है। तनकीद आपका हक है, आप कीजिए, हमारा भी हक है, बल्कि हम तो खुल के तनकीद करते हैं और खुलकर तनकीद करने के कायल हैं। लेकिन हम जो करते हैं और आप जो करते हैं उस तनकीद में फ़र्क है। हम जो करते हैं वह तनकीद बाराए इस्लाह है, लेकिन आप लोग जो करते हैं वह तनकीद बाराए तनकीद है। कहते हैं टाइम पास कुछ तो करना है ना, अगर हुकूमत नहीं करे तो चलें तनकीद कर लेते हैं। मौला बख्श आंडियो साहब का मजीद क्या कहना था, ये क्लिप चलाइएगा रज़। क्या फरमा रहे हैं जी मौला बख्श आंडियो साहब? खुद भी आपको पता है, बाद में कभी आपको आपके दोस्त से बाप बताते हैं कि सर आप क्या कह रहे थे। हम आपको पहले बताते हैं अब्दुल हफीज़ शेख साहब के बारे में, थोड़ा सा सुनिएगा नाजरीन। जो अब्दुल हफीज़ शेख है, उन्होंने पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सियासत में कदम रखा था। अच्छा जी, 2000 में उन्हें सिंध का वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया गया और उस अरसे में वो सिंध में महसूलात की वसूलियों में बेहतरी लाए और स्टेट बैंक के ओवरड्राफ्ट से सिंध को निजात भी दिलाने का क्रेडिट उन्हीं को मिला। इसके बाद उन्हें उस वक्त के वज़ीर आज़म का मुशीर बराए निजकारी और सरमायाकारी मुकर्रर किया गया और बाद में वो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए। 2006 में हफीज़ शेख ने हुकूमत को खैरबाद कह दिया और अगले 4 साल तक सियासी मैदान से गायब रहे। और 2010 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वज़ीर ख़जाना, आपको याद होगा, शौकत तरीन ने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो यही हफीज़ शेख की दोबारा सियासत में एंट्री होती है और उन्हें मुशीर ख़जाना का कलमदान देने के साथ सेनेटर भी मुंतखब कराया गया। हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद वो दोबारा बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए और तकरीबन 5 साल के बाद उनकी सियासत में दोबारा एंट्री होती है। अब आ जाए मौला बख्श आंडियो साहब के मुतालबे पर कि इमरान खान साहब कौम से मुआफ़ी मांगे। तो इमरान खान साहब कौम से क्यों माफ़ी मांगे? मौला बख्श आंडियो साहब, आप लोग मुशर्रफ साहब को क्या कुछ नहीं कहते। आपके नज़दीक मुशर्रफ साहब का दौर एक बदतरीन दौर था, लेकिन फिर भी आपकी हुकूमत ने मुशर्रफ के दौर के वज़ीर को ही अपना वज़ीर बनाया। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? कौन देगा जवाब और माफ़ी कौन मांगेगा फिर इस बात पे? फिर तो आपको कौम से सबके सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन आपने मांगी माफ़ी नहीं। सोच रहे हैं कब मांगेंगे, बता दें ज़रा, हम भी ऐलान कर दें इस प्रोग्राम में किस तारीख को मौला बख्श आंडियो साहब माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि दूसरों से आप मुतालबे करते हैं माफ़िया मांगने के, तो फिर आपकी भी तो बनती है ना माफ़ी। सलाहियतों का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं होता सर जी। जिस शख्स में सलाहियत होती है ना, जो शख्स अहल होता है, एबल होता है, केपेबल होता है, उसको हर जमात, हर तबका पसंद करता है। हफीज़ शेख साहब मुशर्रफ साहब के दौर में भी वज़ीर थे और आपके दौर में भी रहे, और अब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में क्यों उनकी सर्विसेज हासिल नहीं की जा सकती? बतौर वज़ीर ये आपके वज़ीर कैसे हो गए? क्या उन्होंने जरदारी ट्यूशन पढ़ी थी? उनका पीपल्स पार्टी की सियासत में क्या किरदार है, ये बता दें ज़रा अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि आप तो आए दिन धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर उनकी काबिलियत इतनी है कि हर आने वाली हुकूमत को उनकी खिदमत की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसमें सियासत कहाँ से आ गई? कौम से माफ़ी मांगने वाली तो आपकी बातें हैं, आपको करनी चाहिए, आपको माफ़िया मांगनी चाहिए। आप कहते हैं कि 9 माह में हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हुकूमत जाने वाली है, निज़ाम को ख़तरा है, सिस्टम को ख़तरा है, हुकूमत जा रही है, हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो अफरा तफरी है, वो हुकूमत के इन 9 माह की वजह से। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म के ख़यालात आपसे बिल्कुल अलग हैं। क्या कहते हैं वो इमरान खान साहब की ज़बानी, ज़रा ये सुनिएगा। अच्छा नाज़रीन गौर से सुनिएगा, जो 30,000 अरब रुपए कर्ज़ है, क्या वो इमरान खान साहब ने लिया था? मौला बख्श आंडियो साहब, मैं आपसे मुखातिब, आपकी पार्टी से मुखातिब, हर उस बंदे से मुखातिब हूँ जो इस तरह की बातें करते हैं। 30,000 अरब रुपए का जो कर्ज़ है आपकी हुकूमत ने और आपके इत्तेहादियों की हुकूमत ने लिया था, जिसकी किस्त हर महीने जा रही है 2,000 अरब रुपए जो ये कौम दे रही है। इमरान खान साहब ने तो 2 मिनट में ही हर पैसे का हिसाब दे दिया। कहाँ से लाएं फिर मुल्क में पैसा? क्या आप लोग अपना कर्जा उतार कर गए थे? क्या मुस्लिम लीग नून ने जाते हुए ये कहा था कि हुकूमत छोड़कर जा रहे हैं, मुद्दत पूरी हो चुकी है और कर्ज उतर चुका है? नाज़रीन एक बात आप समझ लें कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की मुद्दत पूरी हुई
जाते हुए कहा गया कि मुल्क की मईशत अच्छी है, लेकिन क्या ये कहा गया कि जो कर्जा लिया गया था बगैर सोचे समझे वो उतार दिया गया? पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार छोड़ा, कहा मईशत बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये कहा गया कि कर्जा उतार कर जा रहे हैं? हरगिज़ नहीं कहा गया। जब कर्जा उतारा ही नहीं तो मईशत अच्छी कैसे हो गई, ये भी समझा दीजिए आप लोग। मेरी गुजारिश है पीपल्स पार्टी से भी और ये शेर वाली मुस्लिम लीग नून पार्टी से भी, हमें मईशत अच्छी नहीं चाहिए। जो कर्ज आप दोनों ने हुकूमत में आने के बाद लिया था, खुदा का वास्ता है उस कर्ज को उतार दें। हम बुरी मईशत में गुजारा कर लेंगे, हमें बुरी मईशत कबूल है, आप वाली अच्छी मईशत हमें नहीं चाहिए, बस ये कर्जा उतार दें। हम जो मकरूज बने फिरते पूरी कौम, हमें इस अजाब से छुटकारा दिलवा दें। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मेहरबानी करें और कर्ज उतार दें, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी यही कहा है, पैसे दे दो छोड़ देंगे, और चांडियों साहब के मुंह से भी निकल ही गया, भले जेल में डाल दो पैसे नहीं मिलने वाले। देखिए ज़रा क्या कहते हैं। तो मान लेना जनाब ये बात, ये कौम आप दोनों की बहुत मशकूर होगी, आपको दुआएं देगी, आप मान लें ये बात, आप पैसे वापस कर दें और ले लें एनआरओ। कम से कम हम किसी के मकरूज तो नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तक हम मकरूज हैं तब तक मईशत कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। आप लोगों ने जो कौम के पैसे लेकर महलात और इमारतें और बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली हैं ना, वो बेचकर हमें हमारे पैसे वापस कर दें, क्योंकि मौला बख्श चांडियों साहब अब ये मुल्क ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। नाज़रीन, अभी जो हमारी सिचुएशन है, जो सियासी टेम्परेचर की बात कर लें, काफ़ी ज़्यादा हॉट दिखाई देता है। समर्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें सियासी टेम्परेचर भी काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है। हुकूमत और अपोजिशन में लफ्ज़ी जंग जारी है, ज़ोरों शोर से जारी है। इल्ज़ामात लगने का सिलसिला भी ज़ोरों शोर से जारी है, और तो और धमकियाँ भी दी जा रही हैं खुलेआम। अपोजिशन तो अब भी यही कह रही है कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं रखती, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। वो चाहते हैं कि जी उनकी हुकूमत चले, लेकिन साथ ही साथ ऐसी डबल मीनिंग बातें कर जाते हैं कि यही समझ नहीं आती कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। लेकिन मैं तो एक ही टर्म में डिफ़ाइन करूंगी कि इसे तो कहते हैं सियासतदान, पॉलिटिशियन, इस तरह के टर्म को। अब ज़रा गौर से सुनिए, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ एक चीज़ सुनिएगा कि पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स, ये टर्म ऐसी कि ऐसे सियासतदानों ने इस टर्म को इतना नेगेटिव कर दिया। हालांकि सियासत इबादत है, लेकिन ऐसे पॉलिटिशियंस ने जो कि हमारे यहाँ काफ़ी वैरायटी में, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी तादाद में पाए जाते हैं, कि उन्होंने पॉलिटिक्स को इतना बड़ा धब्बा बना दिया कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने दोस्त बाप से, कॉलेज के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, आप बैठ के कहते हैं ना, अरे यार मेरे से पॉलिटिक्स ना करो, तुम ऐसा पॉलिटिक्स कर रहे हो। यानी पॉलिटिक्स का लफ्जी मायने इस लाइन में आपको क्या दिखाई देता है कि हम जब किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो हम कहते हैं तुम ऐसा पॉलिटिक्स कर रहे हो। यानी पॉलिटिक्स की टर्म जो कि इबादत के मुतरादिफ थी, ऐसे लोगों ने इस टर्म को इतना गंदा कर दिया कि आप सोचिए ज़रा। तो ये वाकई वो वाले पॉलिटिशियंस हैं जिनके अंदर क्या है नज़र नहीं आता, बाहर से कुछ और कहते हैं, चेहरा और जो एक्सप्रेशन है वो साथ नहीं दे रहे होते अल्फाज का, फिर जो प्रैक्टिकली कर रहे तो बिल्कुल ही अंटाए, बिल्कुल ही मुख्तलिफ, बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई देता है। कुछ इनकी समझ नहीं आती, इनको खुद अपनी समझ नहीं आती कि आखिर हम क्या चाहते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये क्या कहते हैं जी कि इमरान खान साहब की हुकूमत मुद्दत पूरी करे, लेकिन एक शख्स ऐसे हैं हमारी सियासत में जो हर सूरत हुकूमत गिराने के दर पे हैं और हर रोज़ वो तैयारी करते हैं कि किस तरह हुकूमत गिराई जा सके, लेकिन उनसे हो कुछ नहीं रहा। इसलिए नहीं कि हुकूमत नाअहल है, वो हुकूमत को इसलिए नहीं गिराना चाहते, बल्कि इसलिए गिराना चाहते हैं कि वो खुद नाअहल हैं, वो हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है, उनके पास कोई कुर्सी ही नहीं है। और मेरे ख्याल से आप मेरे बताने से पहले ही समझ चुके कि मैं किस बड़ी सियासी शख्सियत की बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान साहब की मैं बात कर रही हूँ। उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि इमरान खान साहब की हुकूमत का किसी तरह फिल्फ और चुटकियाँ बजा के ख़ात्मा हो जाए। इसके लिए वो आवाम में इंतशार फैलाने की कोशिश किए चले जा रहे हैं। कभी इमरान खान साहब पर यहूदी होने का इल्ज़ाम लगा देते हैं और कभी किसी का मोहरा होने का ठप्पा लगा देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास सियासत करने का कोई और रास्ता तो अब आपको पता है बचा ही नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा चले कुछ और नहीं तो इंतशार की सियासत का आगाज़ कर देते हैं, कुछ और नहीं तो नफ़रत फैला देते हैं। थोड़ी बहुत जब भी माइक मिले बैठें नफ़रत और इंतशार फैलाना शुरू कर देते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान होगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान मौलाना साहब मैं आपको बता रही हूँ आज आपको होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब अब
अपने दिल की कैफियत कैसे बयान करते हैं, ये ज़रा क्लिप मुलाहिजा कीजिए। में आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब नाकामी के एतराफ़ की बातें जो आप कर रहे हैं, नाकामी का एतराफ़ जो होता है ना वो भी कामयाब लोग करते हैं। इतनी बड़ी उम्र में आपको ये बात भी समझ नहीं आई? मौलाना फजलुर रहमान साहब, मेरा आपसे सवाल है, आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे ना मौलाना साहब? आपको एक बार फिर याद दिलाती हूँ, आज आपकी नाकामियां, आइंदा किसी को नाकाम नहीं कहेंगे इतने लोगों को जमा करके, और लोग भी इतने ज़्यादा आप देख लें कि आपकी उस कश्मीर कमेटी ने आखिर क्या कुछ किया। ये जो आपका जम्मे गफीर होता है ना, जो इतना सा होता है, उससे भी मुखातिब करने का ना आपका हौसला नहीं होगा, और आइंदा किसी को नाकाम कहने से पहले ना ये याद रखिएगा जो आपको बताने जा रहे हैं। कौमी असम्बली की जो खुसूसी कमेटी बराए कश्मीर है नाजरीन, इसका क़याम 1993 यानी 1993 में अमल में आया था। मकसद क्या था जी? मकसद ये था कि मसला कश्मीर को दुनिया के सामने उजागर करना है और डेफिनेटली हल की जाने बढ़ना है और सोलूशन के लिए अपनी सिफारिशात पेश करना था। अच्छा जी, 2008 के इंतखाबात जब होते हैं उसमें कामयाबी होती है तीर वालों की, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को 36 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी थी, इसका चेयरमैन बना दिया गया, जिसके 40 इजलास बुलाए गए, और बिल्कुल बेमकसद इजलास ने, मैं अलग कहती हूँ 40 के करीब बेमकसद इजलास। कमेटी सिर्फ सिफारिशात पेश करने के अलावा कोई काम नहीं करती थी। अच्छा जी, 5 साल में करोड़ों रुपए दौरों में और इजलास की मद में हज़म कर लिए गए इन्हीं मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से, जो बातें करते हैं आज नाकामी की और कामयाबी की। 2013 के इंतखाबात हुए, तब इक़्तिदार नवाज शरीफ साहब को मिला, तो कश्मीर कमेटी का ओहदा एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास चला गया। क्या किया था इन्होंने 2008 से 13 के दरमियान कि मियाँ साहब को भी कोई और यही याद आ गए? यही बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उस ओहदे को विफाकी वजीर के बराबर दर्जा दे दिया गया। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत में मौलाना एक वजीर के बराबर मरात लेते रहे, और 2013 से 2016 तक कश्मीर कमेटी, नाज़रीन आपको बता दूं, अलग सबसे महंगी कमेटी साबित हुई 2013 से 2016 के दरमियान, यही कश्मीर कमेटी। और इसके सिर्फ 3 इजलास पर आपको मैं बताती हूँ कि कितनी लागत आई, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। 18 करोड़ रुपए की लागत आई सिर्फ 3 इजलास पर। कश्मीर कमेटी जो नेशनल असम्बली की 32 कायमा कमेटियों में सबसे ज़्यादा बजट लेने वाली कमेटी रही, मौलाना फजलुर रहमान साहब उस कमेटी के चेयरमैन बनकर विफाकी वजीर की तनख्वाह और मुराद हासिल करते रहे। उन्हें इस्लामाबाद में सरकारी घर भी इसी खाते में मिला हुआ था। 6 करोड़ का बजट और लाखों की तनख्वाहें लेने वाली कश्मीर कमेटी को जो काम बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीर कॉज के लिए करना चाहिए था, वो इसमें बुरी तरह से क्या हो गए? क्या बोला था मौलाना फजलुर रहमान साहब ने? नाकामी से निकलता है नाकाम रहे। तो फिर आपने इस्तीफ़ा दिया था मौलाना फजलुर रहमान साहब, फिर किस मुंह से आप लोगों से इस्तीफ़ों के मुतालिबात करते हैं और कामयाबी और नाकामी की बातें करते हैं? आपको ज़रा सा भी एहसास या शर्मिंदगी हुई? मैं बताती हूँ, बिल्कुल नहीं हुई। अगर हुई होती तो ऐसी बातें कर रहे होते, लोगों को फेस ना करते, कहीं जाके छुप जाते आप तो ये नियत कर चुके थे कि अब रोज़े मैशरी मिनिस्टर इनक्लेव से निकलना है। इससे पहले आपको अगर किसी ने मिनिस्टर इनक्लेव से निकाल दिया तो इस्लाम भी, सॉरी टू से, बड़ी गहरी बात, इस्लाम भी खतरे में पड़ जाएगा। वेरी सॉरी टू से, ये लोग मज़हब का भी इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत भी खतरे में पड़ जाएगी, निज़ाम भी खतरे में पड़ जाएगा, जमहूरियत भी खतरे में पड़ जाएगी, अमन और सलामती भी खतरे में पड़ जाएगी। और इसीलिए अब आप इस किस्म की बहकी कह दो तो नाज़रीन आप अग्री करेंगे, बहकी बातें करें। अगला क्लिप चलाइएगा इनका रज़ा ज़रा ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब, नाजरीन ये यादें सता रही हैं इनको मिनिस्टर इनक्लेव की, और जो वज़ीर के बराबर इमारात लेते थे, जो अयाशियाँ करते थे, अब डेफिनेटली गुस्सा बाहर आ रहा है क्योंकि इनको हुकूमत क्या अपोजिशन के लिए भी एक स्टूल तक ना मिल सका। और ये जो दूसरों को नाअहल कह रहे हैं, बेसिकली अपनी नाअहली को बयान कर रहे हैं। ये बातें करते हैं इदारों के बारे में। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आज कान खोल के आप सुन लें, ये कौम आज भी उन इदारों के साथ खड़ी है जिन इदारों पर आप आए दिन तनकीद करते हैं अपने ज़ाती मुफाद के लिए। ये कौम आज भी उन इदारों के साथ खड़ी है जिनके खिलाफ आप अपने ज़ाती मुफाद के लिए आप जंग की बातें करें। ये कौम आज भी अपने उन इदारों को अपना मुहाफिज मानती है अल्हम्दुलिल्लाह, और इन इदारों से मोहब्बत करती है जिनके खिलाफ आप कौम को आए दिन सिर्फ अपने मकासद के लिए उकसाने की कोशिश करते हैं। हमारे जज्बे के क्या ठेकेदार हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब? आपने हमारा जज्बा खरीदा नहीं हुआ, आप हमारी मोहब्बत के ठेकेदार नहीं हैं, आप
नहीं बताएंगे हमें कि हमें किस इदारे से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। आपको शर्म आती है मौलाना फजल रहमान साहब? मेरा नहीं ख्याल आपको नहीं आती शर्म। आप अपनी कुर्सी की खातिर पूरे मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपके नाम के साथ मौलाना भी आता है। वेरी सॉरी टू से, मजहब की बात है, मैं इसको साइड पर रखूंगी, लेकिन आप मेरे एक्सप्रेशन से अंदाजा लगे कि मैं क्या कुछ कहना चाह रही हूँ, लेकिन मैं नहीं कह रही। आपने क्या किया इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए? मौलाना फजल रहमान साहब ये बता दें, मजहब वाली बात को एक साइड पर रख देते हैं। आपने किया क्या इस मुल्क के लिए? कश्मीर कमेटी का जब चेयरमैन बने रहे, क्या किया? कश्मीर आज़ाद करवा दिया? मेरे ख्याल से हम अपने प्रोग्राम पाक भारत टाकरा में ज़्यादा आवाज़ उठा लेते हैं कश्मीर के लिए। हर हफ्ते जो आप करते रहे, इतने साल चिपके रहे आप कश्मीर कमेटी के बतौर चेयरमैन बन के, पहले जरदारी साहब की हुकूमत में, उसके बाद फिर नून लीग की हुकूमत में, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में किया आपने कुछ भी नहीं। फिर बातें कैसे कर लेते, इतना कॉन्फिडेंस आप में आता कैसे है? बेसिकली आपको शर्म नहीं आती मौलाना साहब? ना ये मुल्क खतरे में है, आज आपको मैं बता रही हूँ, कान खोल के सुन लिया मौलाना फजल रहमान साहब, ना ये मुल्क खतरे में है, ना रियासत, ना जमहूरियत, और ना ही इस्लाम खतरे में है। यकीन रखिए आपको दोबारा कभी भी मिनिस्टर इनक्लेव में जाने का मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा मिनिस्टर इनक्लेव भी नाजरीन खतरे में नहीं है, क्योंकि इन साहब की पहुंच से बाहर है मिनिस्टर इनक्लेव। इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब की इस इंतशारी सियासत पर कुछ कहा, क्या कहते हैं वो, ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए। इस पर सिर्फ यही कहूँगी कि आपने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी खान साहब, विकटें लेके ऐसा खिलाड़ी भाग जाता था, लेकिन मौलाना साहब को तो विकटें भी नहीं मिल रही जो लेके वो भाग गए। अब अकेले भागे, विकटें तो मिलते हैं उनको, वो भी उनके नहीं मिल रही, उनके हाथ नहीं आ रही, और वजह क्या है? उनकी अपनी करतूतें जो वो आज तक करते आए। और अब आज की आखिरी बात, आखिरी बात ये करूँगी कि बड़ा इंसान कौन है? बड़ा इंसान वो है नाजरीन, बड़ा इंसान वो है जिसकी महफिल में कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।